So namaste everyone. Myself Dr. Gopal Babu from Ajay Kumar Garg Engineering College गाजियाबाद। और यहाँ पर मैं बेसिकली वैल्यू एजुकेशन सेल को देख रहा हूँ। सो मेनली इस प्रेजेंटेशन में मैं 3 पॉइंट्स पर फोकस करूँगा। एक तो कॉलेज की क्या पॉलिसीज हैं यूएचवी को लेकर। सेकंड, हम लोग ने फैकल्टी मेंबर्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं और इसके क्या आउटकम्स हैं, और स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या क्या एफर्ट लगा रहे हैं और उसके भी क्या आउटकम्स हैं। तो ये 3 पॉइंट्स को फोकस में रखकर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को रखूंगा। तो अगर बात करें कि वी सेल का इंसेप्शन कब से हुआ है, तो वी सेल के जो चेयरपर्सन है डॉक्टर R.K. अग्रवाल, वो इज ऑल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉलेज। उन्होंने बहुत पहले विजुलाइज किया कि जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको केवल टेक्निकल स्किल्स के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए वो एक ऐसा कोर्स ढूंढने में लग गए जिसको टेक्निकल एजुकेशन में कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो उनकी इस जर्नी में 2009 में AKTU ने एक कोर्स मैंडेट किया था, ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि सभी AKTU एफिलिएटेड कॉलेजेस में मैंडेटरी था। तो उस कोर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस अरेंज हुई थी AKTU की तरफ से। तो डॉक्टर R.K. अग्रवाल अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस एंड वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस कोर्स कंटेंट का पोटेंशियल बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म करता है और पूरे सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। तो इस विजन के साथ उन्होंने कॉलेज में ह्यूमन वैल्यूज के साथ काम करना स्टार्ट किया। सो 2009 में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। फिर 2017 में कॉलेज में एक वैल्यू एजुकेशन सेल फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ। फिर ग्रेजुअली इसकी एक्टिविटीज बढ़ती गई और 2019 में ये नोडल सेंटर एज ए रीजनल नोडल सेंटर डिक्लेयर हुआ। सो हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं उस पर मैं इस प्रेजेंटेशन को फोकस करूंगा। तो हम लोग ने जब कॉलेज में ये स्टार्ट किया वर्कशॉप्स, तो सबसे पहले लीडर्स के लिए वर्कशॉप शुरू हुआ। तो सारे HODs, प्रोफेसर्स, डीन्स, डायरेक्टर, इन सभी लोगों ने इस वर्कशॉप को किया और इनके लिए हम लोग ने 2 वर्कशॉप कंडक्ट किया। एक लेवल 1 था, फिर उसका रिफ्रेशर वर्कशॉप था। तो उसका एक आउटकम ये आया कि जो विजन है ह्यूमन वैल्यूज का वो लीडर्स तक पहुंचा, और जब लीडर्स को वो विजन क्लियर हुआ तो ग्रेजुअली पॉलिसी लेवल पर चेंज होने लगे। तो 2017 से अभी तक क्या क्या पॉलिसीज बनी हैं और किस तरह से पूरे इन्वायरमेंट को फैसिलिटेट कर रही हैं, इसको मैं ब्रीफली रखना चाहूँगा। सो जब लीडर्स का वर्कशॉप हुआ तो उन्होंने इस बात को समझा कि ये कोर्स सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नहीं है। अगर हमको रियली में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बच्चों के परस्पेक्टिव से, तो पूरे कॉलेज में एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि ये लीडर्स ने वर्कशॉप कर लिया था, इसलिए सबकी सहमति से ये तय हुआ कि हर फैकल्टी को UHV 2 करना जरूरी है, चाहे वो पढ़ा रहा हो चाहे ना पढ़ा रहा हो, क्योंकि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है बच्चों के लिए। तो उस दृष्टि से कॉलेज में एक पॉलिसी आई कि किसी भी फैकल्टी का प्रोबेशन पीरियड तभी क्लोज होगा जब वो UHV 2 का FDP कर लेगा, जब उसके पास UHV 2 का सर्टिफिकेट होगा। तो तब से हमारे कॉलेज में ये पॉलिसी बनी हुई है और ये सक्सेसफुली चल रही है। तो कोई भी री ज्वाइनिंग होती है, नई ज्वाइनिंग होती है, तो पहले उसको UHV 2 कंप्लीट करना होता है, तब उसका प्रोबेशन पीरियड। तो UHV 2 एक फैक्टर है प्रोबेशन पीरियड क्लोज करने के लिए। इस वजह से हमारे कॉलेज में सभी लोग UHV 2 किए हुए होते हैं। हमारे लीडर्स को ये भी बात क्लियर हुई रिफ्रेशर वर्कशॉप करने के साथ में कि केवल एक बार वर्कशॉप करना सफिशिएंट नहीं है। इस बात को एसिमुलेट करने के लिए बार बार वर्कशॉप्स को करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने खुद भी रिफ्रेशर वर्कशॉप किया और इसको पॉलिसी लेवल पर भी लेकर आए। तो इसको पॉलिसी लेवल पर इस तरह से लेकर आए कि जो भी हायर लेवल वर्कशॉप करेगा UHV 3, UHV 4, उसको कैश इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो हमारे कॉलेज में एक पॉलिसी बनी कि जो भी UHV 3, UHV 4 करेगा उसे 10,000 रुपीज कैश इंसेंटिव मिलेगा। तो जो भी लोग वर्कशॉप करते हैं उनको 10,000 रुपीज कैश इंसेंटिव मिलता है। तो हमारे यहाँ करीब 25 to 30 लोगों ने UHV 3 कर लिया है, 10 लोगों ने UHV 4 कर लिया है, और UHV 2 तो सभी लोग ने किया हुआ है। जैसे जैसे इस इन्वायरमेंट कॉलेज में क्रिएट होने लगा तो जो लोग पढ़ाने लगे
उनको ये फील हुआ कि एक लेक्चर सफिशिएंट नहीं होता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पूरा कंटेंट मोनोलॉग नहीं है, वन वे डिलीवरी नहीं है। फैकल्टी को ये फील होने लगा कि हम प्रपोजल के फॉर्म में रख रहे हैं, बच्चों के पास इनफ टाइम होना चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने लीडर्स से, अपने एचओडी से, डायरेक्टर सर से ये रिक्वेस्ट की कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स होने चाहिए यूएचवी के, और फर्स्ट हाफ में होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बच्चे का माइंड फ्रेश होता है। तो उन्होंने इस बात को समझते हुए एक न्यू पॉलिसी हम लोग लेकर आए कॉलेज में, जिसमें हर यूएचवी के जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, मेनली यूएचवी 2 सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट, इसको फर्स्ट हाफ में रखा जाएगा और 2 लेक्चर्स कॉन्जिक्यूटिव रखे जाएंगे। और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, जिसको अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा। तो जो भी फैकल्टी 2 आवर्स का कंटिन्यूस लेक्चर ले रही है बच्चों के साथ, उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कैसे क्लासेस और स्मूथ होती जा रही है, उसको अभी मैं थोड़ी देर में रखूंगा। लेकिन पॉलिसी लेवल पर ये फैसिलिटेशन बढ़ गया। फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने ये फील किया कि जो फैकल्टी मेंबर सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, यूएचवी 2, यूएचवी 3, यूएचवी 4, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक वीकली मीटिंग भी जरूरत है। तो एक बार लोग वर्कशॉप कर लेते हैं फैकल्टी मेंबर्स, फिर जब पढ़ाने जाते हैं तो जो लोग पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए एक वीकली मीटिंग का प्रोविजन पॉलिसी लेवल में लाया गया, और ये कॉलेज के टाइम टेबल में ही फिक्स है। तो जो लोग भी सेकेंड ईयर को पढ़ा रहे हैं उनके साथ हम लोग वीक में एक बार 2:30 टू 4 PM मीटिंग रखते हैं, जिसमें हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो फैकल्टी में मेंबर्स पढ़ाने जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करते हैं, और जो भी फैकल्टी के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो इसका आउटकम ये आया है कि फैकल्टी को पढ़ाना और इजी हो गया। पहले से अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं, हम लोग टॉपिक को बता देते हैं, उस पर अच्छा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो फैकल्टी कंफर्टेबल फील करती है पढ़ाने में भी और बच्चों के क्वेश्चंस को डील करने में भी। तो इस तरह से हमारे कॉलेज में ये फिक्स हो गया टाइम टेबल में। देन क्योंकि हमको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है पूरे कॉलेज में, इसलिए पढ़ाने वालों के लिए तो हम लोग ने मीटिंग को फिक्स किया। लेकिन ग्रेजुअली ये बात समझ में आई कि जिन लोगों की डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, भले वो पढ़ा नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए भी एक वीकली मीटिंग होनी चाहिए। तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट मैनेजमेंट को डाली, और क्योंकि उन लोगों ने वर्कशॉप कर रखा था इसलिए उन्होंने इस बात की ग्रेविटी को समझा, और एक पॉलिसी इवॉल्व होकर आई कि एक वीकली मीटिंग 1.5 आवर की वीक में एक बार उन फैकल्टी मेंबर्स के साथ होगी जो लोग इंक्लाइंड हैं। तो हर सेमेस्टर हम लोग करीब 30 फैकल्टी मेंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके साथ पूरे सेमेस्टर एवरी थर्सडे 2:30 टू 4 PM एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें टॉपिक्स को डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो ये फैकल्टी मेंबर्स एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जब भी ये फैकल्टी मेंबर्स अपनी टेक्निकल क्लास दे रहे होते हैं तो वहां पर भी यूएचवी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं, और इनकी टीचिंग पर क्या इम्पैक्ट आया है उसको भी मैं भी थोड़ी देर में रखूंगा। केवल इतना ही नहीं है, अगर हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, कल्चर क्रिएट करना है वैल्यूज का, तो एक पॉलिसी और इवॉल्व होकर आई ग्रेजुअली कि डिपार्टमेंट में जैसे रिसर्च सेमिनार होते हैं वैसे ही एक यूएचवी सेमिनार होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉलेज में हर डिपार्टमेंट मंथ में एक बार यूएचवी सेमिनार देता है। कोई भी एक फैकल्टी यूएचवी सेमिनार देती है, 1 आवर ड्यूरेशन होता है। उसे डिपार्टमेंट के सारे लोग विद एचओडी सुनते हैं, अटेंड करते हैं, और इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है जो सबमिट होती है। इतना पॉलिसी को फैसिलिटेट, पॉलिसी से साथ फैसिलिटेशन के साथ अगर हम लोग देखेंगे कि क्या आउटकम आया है, तो एक आउटकम यह आया है कि 6 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूएचवी रिसोर्स पर्संस आज की डेट में हमारे कॉलेज में हैं, जो कि ऑल ओवर कंट्री वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं वॉलंटरी। इसके साथ ही हम लोग ने जैसा बताया कि लेवल 1 वर्कशॉप किया, रिफ्रेशर वर्कशॉप किया। ग्रेजुअली ये समझ में आया लीडर्स को कि उनको भी कंटिन्यूटी की आवश्यकता है। अगर उनको भी कंटिन्यूटी रहेगी तो एक ओवरऑल इन्वायरमेंट बना रहेगा। तो इस बात से एग्री करते हुए डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अख्तर अग्रवाल जी ने पॉलिसी बनाई कि जो भी लीडर्स हैं वंस इन अ मंथ, पहले ये वंस इन अ मंथ स्टार्ट हुआ था, फिर लोगों को इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, तो अब ये मॉडिफाई हो गया है। अब ये एक मंथ में हर वर्किंग सैटरडे पर होता है। एक सैटरडे 2 आवर्स होता है, एक सैटरडे 1 आवर होता है। तो वो लोग भी कंटिन्यूअस टच में बने रहते हैं। इसके साथ हर फैकल्टी मेंबर्स को
एक डिटेल किया गया हर डिपार्टमेंट से यूएचवी रिलेटेड एक्टिविटीज को। इन एडिशन टू रिकॉग्नाइज्ड वी सेल, हम लोग का प्रॉपर वी सेल है जिसमें 6 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिसोर्स पर्सन है। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति, एक फैकल्टी मेंबर एज ए कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ता है, जो हमारे साथ अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये ओवरऑल पॉलिसी लेवल पर फैसिलिटेशन है पूरे कॉलेज में। इस पॉलिसी लेवल के चलते हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते रहते हैं, 8 डेज वर्कशॉप्स। तो अभी तक हम लोग 26 फेस टू फेस वर्कशॉप्स कर चुके हैं कॉलेज में, और मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप्स आर सेल्फ फंडेड। ज़्यादातर वर्कशॉप्स हम लोग ने सेल्फ फंडेड किए। इन सबका टीचिंग से कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा। तो एक इम्पैक्ट ये आया कि जब हम कंटिन्यूअस क्लास करते हैं, 2 क्लासेस को कंटिन्यूअस करते हैं, तो फैकल्टी मेंबर्स को इनफ टाइम मिलता है बच्चों से बात करने का, और बच्चों को भी काफी समय मिलता है प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, उनको रिफ्लेक्ट करना, अपनी क्वेरी करना। इससे फैकल्टी और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बच्चों का इंक्लिनेशन बढ़ता है। बच्चों को ये लगता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि पढ़ा और चले गए, इसको एक्सप्लोर करना है। तो वो एक्सप्लोरेशन के लिए जो इनफ टाइम चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर की वजह से मिल पाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के फीडबैक है, जस्ट मैं एक बार ऐसे ही रीड कर देता हूँ। जैसे कि जितेंद्र छाबड़ा जी हैं हमारे कॉलेज में, ये इसी डिपार्टमेंट के हैं लेकिन वैल्यू एजुकेशन भी पढ़ाते हैं। इन्होंने ये फीडबैक दिया है कि जब से ये कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स हुए हैं तो ये ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बना पाते हैं बच्चों से, बच्चे ज़्यादा अच्छा एसिमुलेट कर पाते हैं प्रपोजल्स को, और एक इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में। इसके साथ ही हम लोग जो फैकल्टी मीटिंग करते हैं, वीकली मीटिंग, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के कोर्सेज जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके साथ, तो फैकल्टी को ये कॉन्फिडेंस आता है जब वो प्रिपेयर होकर जाते हैं तो अच्छे से बात को रख भी पाते हैं, और क्योंकि हम एफएक्यूज पहले डिस्कस कर लेते हैं तो बच्चों को भी अच्छे से कैटर कर पाते हैं। तो इससे उनका और बच्चों का रिलेशन भी बढ़ता है, और बच्चे भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर भी मिल पाता है। इसके साथ ही, इस पॉलिसी के साथ ही हमारे हर डिपार्टमेंट में यूएचपी सेमिनार हो रहा है, तो उससे एक ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है। तो बच्चा जब क्लास से बाहर जाता है तो किसी भी फैकल्टी से मिल रहा है तो एक इन्वायरमेंट उसको मिलता है, तो किसी भी फैकल्टी से वो यूएचपी रिलेटेड बात कर सकता है, अपनी पर्सनल बात रख सकता है। तो क्योंकि सभी ने वर्कशॉप कर लिया है तो सभी लोग एक ही टर्मोलॉजी से, है ना, एक ही फोकस्ड वे में आंसर देते हैं, तो बच्चे को वेरिएशन नहीं मिलता है, सबकी अप्रोच सेम होती है, होलिस्टिक अप्रोच। तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग यूनिफाइड लर्निंग रिसोर्सेज रखते हैं, सारे पीपीटीज, नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन पेपर्स ये लोग सेंट्रली बनाते हैं, और सेंट्रली ही सारे बच्चों तक पहुंचता है। हर लेक्चर के बाद हम लोग एक गेस्ट लेक्चर रखते हैं, हर यूनिट के बाद हम लोग एक गेस्ट लेक्चर रखते हैं। तो फैकल्टी सेक्शंस में पढ़ा रही होती है, करीब 12-13 सेक्शंस बनते हैं हमारे हर सेमेस्टर में, और जब भी एक यूनिट खत्म होती है तो वी सेल से कोई एक रिसोर्स पर्सन जाता है और उस पूरे यूनिट को समअप करता है, गेस्ट लेक्चर लेता है, और बच्चों को और डेप्थ एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है। इसको और एनरिच करने के लिए हम लोग फैकल्टी के लिए कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का भी एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं वो बताऊंगा। तो इसके साथ अगर देखेंगे तो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन पाता है बच्चे के लिए पूरे कैंपस में। इसका इम्पैक्ट क्या है उसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता हूँ। तो अभी हम लोग ने एक इम्पैक्ट एनालिसिस की थी, इसमें से हर डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो अराउंड 96 फैकल्टी मेंबर ने इस इम्पैक्ट एनालिसिस में पार्टिसिपेट किया है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से हम लोग ने इम्पैक्ट एनालिसिस किया है। तो एक इम्पैक्ट हमको ये दिखा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, कि स्टूडेंट मेंटरशिप ज़्यादा अच्छी हो गई है। यानी कि हम लोग ने ये देखा है वो फैकल्टी मेंबर जो यूएचवी कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, जिनमें अपने एक्सपीरियंसेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, वो ज़्यादा अच्छे मेंटरशिप कर पाते हैं कंपेयर टू दोस्त जो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इससे एक आउटकम ये निकल के आया कि अगर फैकल्टी पढ़ाती है तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाती है और दूसरे को भी एक्सप्लोर करने में हेल्प कर पाती है। तो इससे फैकल्टी अब इंस्पायर्ड होती है कि हमको भी यूएचवी 2 एक बार तो कम से कम पढ़ाना ही चाहिए। सेकेंड, अगर पर्सनल टेम्परामेंट में देखें क्या चेंजेस हमको दिखते हैं, तो एक मेजर चेंजेस फैकल्टी मेंबर्स को ये दिखता है कि वो पॉज लेने लगे हैं। जैसे बच्चे क्लास में कुछ कर रहे हैं
तो इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के बजाय वो पॉज लेते हैं, पॉज लेकर रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये पॉज लेने की टेंडेंसी सब में बढ़ी है ओवर द टाइम पीरियड। सेकेंड थिंग, जो टेम्परामेंट हम लोग ने देखा है कि लोगों में रिएक्शन लेवल बहुत कम हुआ है। जो भी लोग इंक्लाइंड हुए हैं, वीकली मीटिंग्स में आ रहे हैं, ठीक से पढ़ा रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनमें रिएक्शन लेवल बहुत कम हुआ है। उनमें सुनने की एबिलिटी बढ़ी है, वो डिपार्टमेंट में एक दूसरे को सुन पाते हैं। उनमें कोऑपरेशन की एबिलिटी बढ़ी है। जब डिपार्टमेंट में कोई काम होता है तो वो एक दूसरे के साथ पहले से ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होकर काम कर पाते हैं। तो ये पर्सनल लेवल पर लोगों में विजिबल हुआ है हमारे इम्पैक्ट एनालिसिस में। अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम लोग देखें तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोग ने देखे हैं। जैसे अब जब लोग पढ़ाते हैं, है ना, जो इंक्लाइन लोग हैं, वो जब पढ़ाते हैं तो वो बच्चों से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट होते हैं। तो केवल क्लास तक ही कनेक्शन नहीं रहता है, उसके बाद भी बच्चे उनसे कनेक्ट रहते हैं। तो टेक्निकल टीचिंग के साथ साथ वो उनकी पर्सनल लाइफ को भी एड्रेस कर पाते हैं। तो इससे बच्चों का कनेक्शन, रिलेशन टीचर के साथ ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये रिलेटेडनेस फैकल्टी में बढ़ी है। दूसरा, जो बच्चे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो पहले फैकल्टी इरिटेट होती थी, रिएक्शन देती थी, लेकिन अब फैकल्टी उनकी प्री कंडीशनिंग को समझ पाती है कि उनके ऊपर क्या प्रेशर है, क्या प्री कंडीशनिंग है, जिसकी वजह से वो क्लास को नहीं सुन पा रहे हैं। और फैकल्टी सुन भी पाती है और उसको हेल्प भी कर पाती है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर आर काउंसलर। बच्चा किसी भी फैकल्टी को अप्रोच करता है तो वो उसके होलिस्टिक मेंटरशिप कर पाते हैं। और हम लोग ने ये भी देखा है कि जो लोग यूएचपी पढ़ा रहे हैं, वही लोग जब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो बच्चों से एक अच्छा कनेक्शन बनता है। एक तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यूएचपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए है, रादर देन कि 2 या 3 ही लोग पढ़ा रहे हैं। और बच्चे इस बात को अप्रिशिएट कर पाते हैं कि जब हमारे टेक्निकल टीचर्स भी यूएचपी पढ़ा रहे हैं तो वो भी इंस्पायर्ड होते हैं कि मुझे भी इसको समझना है। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हम लोग ने देखा। सेकेंड थिंग, हम लोग ने ये भी देखा कि टीचिंग में जनरली फैकल्टी लेबलिंग कर देते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। लेकिन ग्रेजुअली हम लोग ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि अब फैकल्टी लेबलिंग नहीं कर रही है, हर बार बच्चों को इवेल्युएट कर रही है, हेल्प कर रही है, कॉम्प्लीमेंट होने की कोशिश कर रही है। तो जो लोग इसमें इंक्लाइंड है उनका कम्युनिकेशन का मतलब ग्रेजुअली बदलता जा रहा है। डिपार्टमेंट रिलेशन को हम लोग देखें तो हम लोग ने ये पाया है कि अब लोगों का आपस में रिएक्शन लेवल डाउन हुआ है और लिसनिंग एबिलिटी बढ़ी है और एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को काम मिला है तो वो इस बात से फियर में आ जाए कि सारा काम मुझे ही करना है। तो डिपार्टमेंट के लोग उसके साथ कोलैबोरेट करके उसके काम में भी हेल्प कर देते हैं। इस तरह की टेंडेंसीज लोगों में बढ़ती हुई मिली है। डिपार्टमेंट में जो पहले रिएक्शन होते थे कि ये काम मुझे ही क्यों मिला, इसकी भी टेंडेंसी लोगों की डाउन हुई है। अब लोगों की एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ी है। पहले लोग जब आपस में काम करते थे तो कन्फ्लिक्ट्स आते थे तो उससे डिस्टेंस बढ़ जाती थी। अब थॉट लेवल पर कन्फ्लिक्ट तो आता है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ती है, लोग एक दूसरे के साथ बैठ के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो काम में डिले होता था वो कम हुआ है। इस तरह के रिफ्लेक्शंस उन लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो हायर लेवल वर्कशॉप करते जा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं, उनमें ये रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कोर्स के टर्म में अगर मैं बात करूं तो हमारे कॉलेज में UHP1, UHP2, 3, 4, 5 लेवल तक कोर्स चल रहा है। तो UHP1 इंडक्शन प्रोग्राम है, 3 वीक्स मैंडेट प्रोग्राम जिसको सारे बच्चे करते हैं। और इंडक्शन प्रोग्राम में भी हम लोग उन्हीं फैकल्टी को देते हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो फैकल्टी इंक्लाइंड दिखती है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं पहले उन्हीं को दिया जाए। UHP2 हमारे कॉलेज में चल रहा है जो सेकेंड ईयर में जो मैंडेटरी कोर्स है, तो सभी बच्चे UHP2 से निकलते हैं। UHP3 हमारे कॉलेज में एज ए ओपन इलेक्टिव चल रहा है, तो 3 to 4 बैचेस बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं और ये 3 से 4 बैचेस में चलता है। UHP4 भी हमारे कॉलेज में चल रहा है, ओपन इलेक्टिव है, जिसमें हर बार 3 to 4 बैच बच्चे अपनी स्वेच्छा से ऑप्ट करते हैं। UHP5 ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन, ये भी हम लोग रन कर रहे हैं और इसमें 1 से 2 सेक्शन हर बार बनते हैं। इसके साथ इन एडिशन टू दीज कोर्सेस, ये कुछ फीडबैक्स हैं बच्चों के।
तो काफी बच्चों ने शेयर किया है कि इस सब्जेक्ट को वो अपने लिए हेल्प की तरह देख पाते हैं। तो पहले बच्चे एक्सप्रेस नहीं हो पाते थे, जैसे जैसे वो यूएसपी को समझते हैं उनका एक्सप्रेशन और अच्छा होता जा रहा है, वो अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना? वो अपने दोस्तों से ज्यादा अच्छा ओपननेस रख पाते हैं। इस तरह के रिफ्लेक्शंस बच्चों में देखने के मिलते हैं। इसके अलावा, इन कोर्सेज के अलावा, हम लोगों ने कुछ कोर्सेज बच्चों के लिए इवॉल्व किए हैं ना, जिससे कि बच्चों में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। तो एक कोर्स हम लोग ने डिजाइन किया बच्चों के लिए, कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग। ये 36 आवर का कोर्स है, और ये जितने भी कोर्सेज हम लोग करते हैं बिना एकेडमिक को डिस्टर्ब किए करते हैं। तो अगर 36 आवर्स को देखेंगे तो कैसे बच्चे इसको करते हैं। सैटरडे क्लास नहीं होती है, तो सैटरडे ये फुल डे कोर्स चलता है, फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6। संडे फुल डे चलता है 9 to 6, और मंडे टू फ्राइडे 4:30 to 6:30 आफ्टर द कॉलेज, एंड अगेन नेक्स्ट सैटरडे फुल सैटरडे। तो बिना एकेडमिक को डिस्टर्ब किए हम इस कोर्स को रन करते हैं। और ये कोर्स इतना इफेक्टिव प्रूफ हुआ है हम लोग के कॉलेज में कि अब बच्चे बच्चों को लेकर आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने भाई बहनों को ये कोर्स करवाते हैं, अपने रूममेट से कहते हैं तुम भी ये कोर्स करो। तो जब भी हम लोग इसका अनाउंसमेंट करते हैं तो हमारे पास 50-60 रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो जाते हैं बिना प्रमोशन किए, क्योंकि ये हम लोग छोटे बैच में चलाते हैं। तो 40 स्टूडेंट्स हम लोग एक बार में अलाउ करते हैं, तो उन 40 स्टूडेंट्स के साथ ये वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं। इसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको भी मैं थोड़ी देर में रखता हूँ। दूसरा कोर्स हम लोग बच्चों के लिए चला रहे हैं, दृष्टि। ये एक वीडियो बेस्ड इवेंट है। इसमें हम लोग एक वीडियो प्ले करते हैं हाफ एन आवर की। उस वीडियो पर बेस्ड बच्चों के क्या परसेप्शन है पहले उनको सुनते हैं, इसके बाद हम लोग उसको एक होलिस्टिक परसेप्शन से बताते हैं। तो बच्चे ये देख पाते हैं कि इस तरह से हम इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, इस तरह से हम इस मूवी को नहीं देख पा रहे थे। तो इससे बच्चों में परसेप्शनल चेंजेस आते हैं। एक कोर्सेस हम लोग चला रहे हैं रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग प्योरली रिलेशनशिप पर बात करते हैं। तो ये कोर्स बच्चों को हेल्प करता है उनके रिलेशन इश्यूज को रिजॉल्व करने में। तो उनके रूममेट्स के जो प्रॉब्लम होते हैं ना आपस में, जो बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, इस कोर्स के थ्रू वो हेल्प उनको मिलती है बच्चों को। एक कोर्स हम लोग करते हैं म्यूचुअली फुलफिलिंग कम्युनिकेशन। इस कोर्सेस में हम लोग इस बात को प्रैक्टिकली रखते हैं कि कैसे अपनी फीलिंग को दूसरे तक कम्युनिकेट किया जाए, और कैसे जब कोई व्यक्ति दूसरा बोल रहा है तो उसकी फीलिंग को समझा जाए। अभी क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे थॉट लेवल पर सुनते हैं, या तो शब्दों के लेवल पर सुनते हैं या बहुत ज्यादा थॉट के लेवल पर सुनते हैं। फीलिंग के लेवल पर लोग मिसिंग पाते हैं अपने को। तो ये कोर्स उनको हेल्प करता है फीलिंग के लेवल पर सुनने को, फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करने में। और हर कोर्स के बाद हम लोग ये असेसमेंट फॉर्म देते हैं, और ये बच्चे खुद असेस करते हैं। डे 1 में वो अपने को मार्किंग देते हैं, डे 2 में अपने को मार्किंग देते हैं 1 to 10 में। और मोस्टली टाइम हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चों का ग्राफ अप हुआ है। इसके अलावा हम लोग श्रमदान कर्तव्य ये एक एक्टिविटी करते हैं। श्रमदान में बच्चे आते हैं, हम लोग इनको एक एरिया देते हैं, वो श्रमदान करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। इस तरह से वो फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हम लोग का एक सस्टेनेबिलिटी क्लब है कॉलेज की तरफ से। हम लोग सस्टेनेबिलिटी पर भी अब फोकस कर रहे हैं, और हम लोग मेंबर भी हैं। तो हम लोग को 1 साल पहले ही मेंबरशिप मिली है। अब हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी पे भी काफ़ी डीपली वर्क करना स्टार्ट किया है। एक कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए हम लोग गेस्ट लेक्चर्स भी बच्चों के करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं। इसके इम्पैक्ट्स को अगर देखेंगे तो कुछ कॉमन इम्पैक्ट्स हैं जो भी बच्चे इन वर्कशॉप्स के थ्रू निकलते हैं, उनमें कुछ कॉमन इम्पैक्ट्स देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिएक्शन लेवल लोगों का डाउन हुआ है, बच्चों का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कम हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं। पहले पेरेंट्स से बहुत ही लिमिटेड बात होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का वर्कशॉप करने के बाद, रिलेशनशिप का वर्कशॉप करने के बाद, म्यूचुअली फुलफिलिंग कम्युनिकेशन का वर्कशॉप करने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल ओपन होकर बात कर पाते हैं। और बच्चों ने ये देखा है कि उनका सेल्फ एक्सप्लोरेशन ज्यादा डीपर हुआ है। इवन कई बच्चों के पेरेंट्स हम लोग से बात करते हैं तो वो इस बात को एक्सप्रेस करते हैं कि जब से इन बच्चों ने कोर्स किया है ये हमसे ज्यादा ओपननेस के साथ बात करते हैं। तो जब बच्चे कोई पेरेंट्स कैंपस में आते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स जो ये वर्कशॉप कर चुके हैं, तो वो वैल्यू एजुकेशन सेल के लोगों से भी मिलते हैं, और बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए सर हम लोग का एक वर्कशॉप कंडक्ट कराइए।
तो हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं बच्चों के पेरेंट्स का वर्कशॉप के लिए भी। एक इम्पैक्ट ये दिखा है बच्चों के ऊपर कि बच्चे बच्चे की मेंटरशिप करने लगे। तो जो बच्चे इंक्लाइन होते हैं, कॉन्शियसन जी की वर्कशॉप करते हैं, एमएफसी की वर्कशॉप करते हैं, वो बच्चे दूसरों की काउंसलिंग भी करने लगते हैं। तो एक दूसरे से बच्चे जुड़ते हैं और इसका इम्पैक्ट लाइफ स्टाइल पर भी दिखता है। फूड वेस्टेज कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी बच्चे टेक केयर कर पाते हैं। ये रिफ्लेक्शंस विजिबल रिफ्लेक्शंस हैं जो इन बच्चों में दिखते हैं जो इन कोर्सेज से जाते हैं। इसके अलावा हम लोग स्टाफ के लिए भी वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं जिससे कि पूरा इन्वायरमेंट कॉलेज का एक वैल्यू बेस्ड एनवायरनमेंट बन जाए। तो स्टाफ में भी देखेंगे तो कुछ कॉमन रिफ्लेक्शंस दिखते हैं, जैसे रिएक्शन लेवल डाउन हुआ है, वो अपने फैमिलीज इश्यूज को हैंडल कर पाते हैं, वो बच्चों के साथ होलसम मैनर में बात कर पाते हैं, पहले बहुत ही लिमिटेड वे में बात कर पाते थे। इसके अलावा इन एडिशन टू द एक्टिविटीज दैट वी कंडक्ट इन कैंपस, इसके अलावा हम लोग फैकल्टी के फैमिली मेंबर्स के लिए भी वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो हम लोग ने फैकल्टी मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए वर्कशॉप्स की, तो कुछ फैकल्टी ने बताया कि हम लोग अब फैमिली इश्यूज को बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं, इससे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है। इसका इम्पैक्ट उनकी टीचिंग पर भी आया। पहले वो घर के इश्यूज के कारण ना वो इम्पैक्ट टीचिंग पे भी दिखता था, लेकिन जब से ये वर्कशॉप उनके फैमिली मेंबर्स ने भी की है तो वो रिजॉल्व कर पाते हैं इश्यूज को, टीचिंग पर भी इसका इम्पैक्ट उनके दिखता है। हम लोग नियर बाई स्कूल टीचर्स का भी वर्कशॉप करते हैं, स्कूल्स को इनवाइट करते हैं, उनके टीचर प्रिंसिपल्स इनका भी वर्कशॉप करते हैं। इसका आउटकम ये आया है कि अभी हमारे पास 2 इन्विटेशन आए हैं स्कूल से 8 डेज वर्कशॉप्स कंडक्ट कराने के लिए। इसके अलावा हम लोग आसपास हमारे कॉलेज के पास ही एक डासना जेल है, उस जेल में फीमेल इनमेट्स के लिए भी हम लोगों ने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है। और एक कैंडिडेट ने ये शेयर किया कि ये पहला प्रोग्राम है जेल में जो हमारे लिए हुआ है। हम लोग सीबीआई एकेडमी, गाजियाबाद में सीबीआई एकेडमी है, उनके लिए भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग एज ए रीजनल नोडल सेंटर करते रहते हैं। और अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिविजुअल संस्कार पर काम करना, जिससे कॉलेज में एक कल्चर डेवलप हो सके, वैल्यू बेस्ड कल्चर। और फाइनली इस कल्चर से जो बच्चे निकले वो एक ऐसी सिविलाइजेशन को इवॉल्व कर सके जो ह्यूमन सिविलाइजेशन। इस पूरे विजडम के साथ हम लोग कॉलेज को एज ए गुरुकुल बनाने की डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिसमें यूएचवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड लास्टली हमारी मैगजीन है जो हम लोग का भी लेटेस्ट पब्लिकेशन है, ये कॉलेज की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स है, सारी पॉलिसीज़ की डिटेल्स है, जो भी लोग देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप में से कोई चाहते हैं तो उसमें पूरी डिटेल में एक्टिविटीज़ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी का। नमस्ते। ये पूछना चाहता हूँ कि जो 3 क्रेडिट प्रोग्राम रहेगा उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्टूडेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? जी, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ वर्कशॉप्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो एक क्राइटेरिया हम लोग ये रखते हैं कि कोई स्टूडेंट क्या किसी दूसरे स्टूडेंट को मोटिवेट करके लाता है। अगर वो किसी दूसरे स्टूडेंट्स को लेकर आता है तो इसका मतलब उसको वो बात अपील कर रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स को हम देख पाते हैं कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी लेकर आते हैं। फिर हम लोग जो स्टूडेंट्स ये वर्कशॉप से निकलते हैं, हम लोग फैकल्टी से भी फीडबैक लेते हैं, क्या इस स्टूडेंट्स में अब कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं क्लास में, डिसिप्लिन वाइज, अटेंडेंस वाइज। तो उसमें भी हम उसको भी हम एक इवेल्युएशन क्राइटेरिया रखते हैं। फिर बच्चों के मार्क्स को भी हम लोग इवेल्युएट करते हैं, क्या इनके मार्क्स में भी कोई चेंज आ रहा है। तो कुछ बच्चों के मार्क्स में भी हमको चेंज दिखता है, जैसे अभी एक स्टूडेंट है वैष्णवी, रीजनल नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आई थी। सर मुझे पूछना था, एक आपने वैल्यू एजुकेशन सेल का बताया कि जो ये सेल है वही सारी एक्टिविटीज जो है वो लीड करता है, तो इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस आपने कैसे स्टार्ट किया था? और इसमें जो मेंबर्स हैं वैल्यू एजुकेशन सेल में, तो उसका मेंबर्स का कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया रखते हैं या वॉलेंटियर बेसिस पे है? प्लस ये जो सेल के मेंबर्स हैं ये डेडिकेटेड मेंबर्स हैं या ये यानी टीचिंग फैकल्टी ही है जो कुछ इसमें मेंबर्स की तरह काम करते हैं? क्योंकि जो आपने सारी एक्टिविटीज बताई वो शायद इसी सेल की हेडशिप के अंडर ही हो रही है। जी, सो इसमें हम लोग ये फॉर्मुलेशन लेके चलते हैं कि जो भी लोग डिपार्टमेंट में इंक्लाइन देखते हैं उनको हम वैल्यू एजुकेशन सेल से जोड़ते हैं। तो जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कोई आईटी से है, तो वो एक सब्जेक्ट टेक्निकल लेते हैं
और फिर वैल्यू एजुकेशन की एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से इंक्लाइन लोगों की एक टीम बन जाती है जो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भी रहते हैं एक सब्जेक्ट के साथ, बाकी फुल टाइम VESL की एक्टिविटीज में लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग VESL को फॉर्मुलेट करते हैं। यानी इनिशियल फॉर्मेशन ही इसका वॉलंटियर बेसिस पे था। जी थैंक यू। सर, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, जो टीचर्स हैं जो इनको पढ़ाते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, कि उन्होंने कोई लेवल क्या होता है कि कॉलेज में से आप चूज कर लेते हैं कि उनको कोई एग्जाम पास किया होता है so that they are able to teach? जी सो UHV 2 तो हमारे कॉलेज में सबके लिए कंपलसरी है। सो जो लोग UHV 2 करते हैं और उसमें से जो लोग इंक्लाइंड होते हैं उनको हम फिर हायर लेवल वर्कशॉप में भेजते हैं, वीकली मीटिंग में बुलाते हैं। तो जो लोग वीकली मीटिंग में आना शुरू करते हैं, हायर लेवल वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि हायर लेवल वर्कशॉप कंपलसरी नहीं है, वो लोग अपने मोटिवेशन से करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग फिर पढ़ाने के लिए देते हैं। हम लोग इवनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। जो फैकल्टी मेंबर इसमें अपना इंक्लिनेशन दिखाते हैं कि हम भी कंडक्ट करेंगे कॉलेज के टाइम के बाद भी, तो रियली में वो इंक्लाइंड है, ऐसे लोगों को हम प्रेफरेंस देते हैं कि वो लोग टीचिंग करें। और ऐसे लोगों की टीचिंग से इम्पैक्ट भी आता है क्योंकि वो अपना समय लगाने को तैयार है। जी मेरा एक रिफ्लेक्शन है कि क्या हम ये कर सकते हैं क्या नेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स का एक केस स्टडी प्रेजेंटेशन जिन्होंने अटेंड किया और क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर आया, तो आई थिंक इट विल मोटिवेट टू अदर्स आल्सो। थैंक यू। जी जी ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग को करना भी चाहिए नेशनल लेवल पर। लेकिन मुझे क्या लगता है कि फैकल्टी की प्रिपरेशन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। फैकल्टी का एक एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक चेन बन जाती है, किसी में जल्दी इम्पैक्ट दिखता है, किसी में देर में इम्पैक्ट दिखता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उस समय हमको क्लास में इंक्लाइन नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो फैकल्टी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस थे, तो जब भी अब जॉब में भी कहीं फंसते हैं तो फैकल्टी को फोन करके पूछते हैं कि आप कैसे इतना स्टेबल रहने थे। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें मेजरमेंट में ना आए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना हम फैकल्टी को इंक्लाइन कर रहे हैं, फैकल्टी को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। बच्चों में फैसिलिटेशन उसका एक नेचुरल आउटकम हो जाता है, और डेफिनेटली इस तरह का हमको करना चाहिए। नेशनल लेवल पर इन सब चीजों को मेजर करना चाहिए, उससे मैं करूँगा। गोपाल सर, अभी आपने इवैल्यूएशन और फीडबैक की बात की थी, तो ये आप लोग खुद डिजाइन करते हैं या एवरी इंस्टीट्यूट हैज द सेम? नहीं मैम, अभी तो हम लोग ने अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, लेकिन जैसे जैसे बाकी इंस्टीट्यूट कनेक्ट होंगे तो हम लोग एक कॉमन भी बना सकते हैं, कॉमन कंसेप्ट से, और उसको भी देख सकते हैं। सर, अगर हमारा कॉलेज आप मतलब कनेक्ट होना चाहता है और ये करना चाहता है, तो इसके लिए कोई एमओयू वगैरह साइन होता है, कैसे करेंगे इसको? ये राजुल भैया आपको ज्यादा अच्छा बता देंगे, राजुल जी भैया वहीं पर है। जी, थैंक यू सो मच। नशा भैया, हमारे पास जो इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है नेशनल सर्विस स्कीम का, NSS का, और UHP, इसको आपस में कोरिलेट कैसे करेंगे? जो मैक्सिमम एक्टिविटीज हैं यहाँ पे जो की जा रही हैं वो मैक्सिमम NSS में भी सेम की जाती हैं। मैं 10 साल से कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ NSS का, तो मेरे को सिमिलरिटी लगी है UHP के प्रोग्राम में भी और NSS के भी प्रोग्राम। तो इसको कोरिलेट कैसे करेंगे और हम उसको कैसे इसके अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं या उसको मर्ज कर सकते हैं, इसमें क्या रहेगा हमारा? जी ये काफी अच्छी बात आपने कही है। तो इनफैक्ट अगर हम देखेंगे जैसे जैसे बच्चों में ये प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है, उनकी रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना, वो लोगों से रिलेटेड फील कर पाते हैं। और जब भी हम कोई सोशल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम रिलेटेडनेस के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज कई एक्टिविटीज फॉर्मेलिटी हो जाती है, क्योंकि किसी सोसाइटी में कोई है इसलिए वो एक्टिविटी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब UHP इंक्लाइन बच्चे करते हैं, है ना, अगर हम UHP को ठीक से प्लेस कर पाते हैं, बच्चों को एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर पाते हैं, फैसिलिटेट कर पाते हैं, तो उनके अंदर जो रिलेटेडनेस आती है, उससे जब वो वही सर्विस को करते हैं, उससे वही जब एक्टिविटी को करते हैं तो ज़्यादा वो इन्वॉल्व होके कर पाते हैं। और केवल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फिर उसके फॉलो अप को भी अपने सेल्फ मोटिवेशन से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ लगाना, तो हो सकता है हम किसी एक्टिविटी के तहत बच्चों से पेड़ लगवाएं,
और हो सकता है बच्चे पेड़ लगा भी दें, लेकिन क्या बाद में भी वो रिलेटेड फील करते हैं? क्या बाद में भी उनके मन में आता है कि हमें उस पेड़ को प्रोटेक्शन देना है? तो यूएचवी इसमें और ग्रेविटी जनरेट करेगा। तो जब बच्चे इस पूरे प्रोसेस से जाते हैं तो केवल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म में वो देख पाते हैं। तो इससे जो फॉलो अप सेशंस है वो भी बच्चे उसको अच्छे से कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उस एक्टिविटी की सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होगी। एनएसएस भी 2 साल के लिए बच्चों को जो सोसाइटी है उसके साथ कनेक्ट करता है, और प्लांटेशन हुआ या सोशल वर्क हुआ, वो सारी एक्टिविटीज वहाँ पे की जाती हैं। एक्चुअली प्लांटेशन की बात रही तो एक बच्चा एक प्लांट, वैसे भी उनकी तरफ काफी प्रोजेक्ट चलाए गए थे, स्वच्छता पखवाड़ा चलता है, कम्युनिटी इंटरेक्शन भी चलती है, तो मे बी हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं यूएचबी में भी साथ। जी वही मैं कह रहा हूँ। तो बच्चे प्लांट लगा रहे हैं, ये एक पार्ट है। क्या उसको, है ना, उस विजडम के साथ देख पा रहे हैं उस एक्टिविटी को? वो जो विजडम है वो यूएचवी से आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं कि पहले पापा मम्मी कुछ काम कहते थे, हम कर देते थे, लेकिन अब जब से ये एक्सप्लोरेशन हुआ है, अब हम काम करने में इरिटेट नहीं होते हैं, बल्कि हमको लगता है ये काम मेरा ही था, ये मेरा ही काम है, ये मेरे ही एक्टिविटी है। ये जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आएगा, इसमें यूएचवी हेल्प करता है, ये प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन हेल्प करता है। जी ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले हाँ जी, लेते हैं। नमस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 2 प्रेजेंटेशन वाले सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं। थैंक यू गोपाल भैया, थैंक यू सुप्रावा दीदी। नमस्ते भैया।